हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए ये वीडियो है और राजन सीरीज की मैथ्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, राजन सीरीज की हम 3 पार्ट करा चुके हैं और ये चौथा पार्ट है और आगे के क्वेश्चंस को हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है, एक खोखली बेलनाकार नली, कैसी? खोखली बेलनाकार नली, खोखली, ठीक है, कैसी है वो? खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी 20 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी? 20 सेंटीमीटर लंबी है। तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्या क्या है? बाहरी और आंतरिक व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बाहरी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 8/2 यानी कि 4 हो जाएगी, जिसे बेलन की त्रिज्या कहते हैं। और जो आंतरिक त्रिज्या 6 सेमी होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी, क्योंकि 6/2 क्या हो जाएगा? 3 त्रिज्या हो जाएगी। भाई व्यास का आधा ही तो होता है त्रिज्या। अब उसके बाद इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा? हमें वॉल्यूम पता करना है। जी हाँ, हमें आयतन पता करना है, वो सामग्री कितनी होगी, वो लोहा कितना होगा। पाई की वैल्यू 22/7 उसने क्लियर कर दी है। तो देखो, सबसे पहले बेलन की त्रिज्या यानी कि व्यास, बाहरी व्यास की आधी 4 सेंटीमीटर, बेलन की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब लोहे का आयतन कैसे निकालते हैं? भाई लोहे का आयतन, क्योंकि खोखला है, कैसा है वो? खोखला है। तो पूरा जो बाहरी के साथ आयतन होगा बेलन का, उसमें से आंतरिक त्रिज्या वाली जो हमारा आयतन निकलेगा उसे माइनस कर देंगे। तो वैसे क्या होता है आयतन का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हम क्या करेंगे? बाहरी मिला के पाई आर स्क्वायर वन है, पाई आर स्क्वायर H1 माइनस पाई आर टू स्क्वायर टू H2। ठीक है, अब क्या है देखो, पाई आर वन स्क्वायर H1, पाई आर वन की जगह पे 4 का स्क्वायर इंटू में H1 कितनी है आपकी? हाइट कितनी दे रखी है जो लोहे की बनी है? 20 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है। उसके बाद पाई इंटू में 3 का स्क्वायर, इंटू में 3 का स्क्वायर, इंटू में 3 का स्क्वायर के बाद में आ जाएगा 20। देखो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 लिख दिया है इसने, क्योंकि ऊंचाई तो भाई दोनों में सेम है ना, तो ऊंचाई तो 20 ही रहेगी इसकी, तो यहाँ पे 20 कर लीजिएगा आप। और पाई की वैल्यू देखो, अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अब देखो इनमें ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो पाई और पाई कॉमन है। उसके बाद 20, यहाँ पे 20 है, तो ये 20 और 20 कॉमन है। तो देखो पाई 22/7 और गुणा में 20, पाई और 22/7 और गुणा में 20 आपका क्या आ गया? कॉमन आ गया। और अंदर क्या बचा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, माइनस 3 स्क्वायर 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7, 9 7 16। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा 20 बचेगा, 22 दूनी कितना होता है? 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा भाई, इसने यहाँ पे भी मिसप्रिंट कर रखा है, आयतन तो भाई क्यूब में होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसके बाद है, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात कितना है? तो दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं दे रखी है, आपके बेस की जो त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, वो दे रखी है 2:3 के अनुपात में। उसके बाद तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, H1/H2 दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात हमें बताना है। तो देखो, माना आधार की त्रिज्या क्या हो गई? 2 पाई और 3 पाई, भाई अनुपात में ही तो है, तो हम इसको 2 पाई और 3 पाई भी लिख सकते हैं, है ना? 2 पाई/3 पाई। तथा ऊंचाई कितनी मान लेंगे? 5h और 3h। ठीक है, 5h और 3h। आयतनों का जब हमने अनुपात करा तो देखो क्या हो गया, ये 2 पाई/3 पाई। ठीक है, तो देखो इसने, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसने जिस तरीके से कर रखा है मिसप्रिंट, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो देखो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो आपको क्या करना है, 2:3 दे रखा है और 5:3 दे रखा है ना? आधार की त्रिज्याएं अनुपात दे रखी है, यानी कि R1 स्क्वायर अनुपात दे रखा है R2 स्क्वायर के साथ में। ठीक है, R2 स्क्वायर के साथ में, और ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 दे रखा है। ठीक है, तो R1/R2 दे रखा है, बेसिकली आपको R1/R2 दे रखा है। अब देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इनका अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? R1/H2 और पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर, H2/H1/H2 बचेगा। ठीक है, अब R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऊपर देखो त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर नीचे 9, तो क्या हो जाएगा? 4/9 गुणा में भाई उसका तो 5h अपॉन क्या दे रखा है? 3h दे रखा है, 5h अपॉन 3h दे रखा है ना?
तो इस तरीके से हो जाएगा। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया नीचे हो जाएगा 27 और ऊपर 5 चौक 20 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 20/27 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला है किसी बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या पाई में क्या संबंध है। भाई बेसिकली जानते हैं हम कि सबसे पहली बात, बेलन का जो आयतन होता है उसी में ये दोनों आते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पे पाई क्या होता है हमारा 22/7 और एच होती है ऊंचाई और आर होती है त्रिज्या। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्रत किसे कहते हैं। देखो इसके लिए अगर आपको, मैंने मेंसुरेशन की एक पूरी वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पूरे मेंसुरेशन में व्रत 3D जितने भी डायग्राम है सबको समझाया है। और बाकी यहाँ पे तो समझ ही लेते हैं। व्रत एक ऐसा बिंदु पथ है, एक बिंदु के चारों ओर का पथ, ठीक है, बिंदु पथ। व्रत एक ऐसा बिंदु पथ है जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से हमेशा समान होती है, जिसकी दूरी जो होती है वो एक नियत बिंदु से, ठीक है, क्या है, ये केंद्र मान लेते हैं हम, ये केंद्र है, एक नियत बिंदु से ये दूरी समान होती है। ठीक है, यह नियत बिंदु ही व्रत का केंद्र होता है। यह नियत बिंदु क्या होता है, ये व्रत का केंद्र होता है। केंद्र से इसकी दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये होगी व्रत की डेफिनेशन, सब जानते हैं। ये क्या होता है, व्यास होता है। ये क्या होती है, परिधि होती है। ये क्या होता है, केंद्र होता है। और यहाँ पे जो इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड करो। तो देखो गुणनखंड की भी वीडियो मैंने बहुत अच्छी बना रखी है डीएलएड 4th सेमेस्टर वालों के लिए, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और देखिए। और प्लीज़ यार अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड करो, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो देखो 20 को तोड़ना है, 20 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जिसमें दो उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और उन दोनों को ऐड करें तो 9 आ जाए। तो क्या है, 5 चौक 20 होता है भाई, है ना, 5 चौक 20 और 5 और 4 9 हो गए गुणनखंड। कैसे करेंगे गुणनखंड, इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x कितने हो जाएंगे, 9x और प्लस 20। बस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 5। इधर दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो 4x प्लस 5 बचेगा। अब इन पूरे में से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4 बचेगा। तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक का है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक का, एक मिनट। तो इस बहुलक वाले क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि बीटीसी 2016 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखो कैसे बहुलक क्या होता है, जिसका बहुत बार अवधि हुई हो, जो बहुत बार आया हो। तो 1 0, देखो आप क्या क्या इसमें क्या क्या ज्यादा बार आया, देखो 0 0 दिख रहा है, 1 2 और 3, 0 3 बार आया है। और कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो 3 से ज्यादा बार आई हो। तो 3 सबसे अधिक बार 0 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 0। बताओ, इससे इतने आंसर इतने ईजी आंसर मिलेंगे तो कैसे नहीं करेंगे। उसके बाद है 125 इंटू 343 का क्यूब रूट निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करना है, जो 125 है उसे क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो 343 है उसे क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है, और एक 343 7 का क्यूब होता है। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे भाई, 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3, और क्यूब रूट का मतलब हो गया उसकी पावर 1/3। तो 3 से ये दोनों 3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणा 5 और 7 पंजे 35 होता है। उसके बाद है 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड करो। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। आपने अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो देखो 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले देखो 9/49 को हम कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/7 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। 9/49 को क्या बोल सकते हैं, 3/7 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 3/7 ए का होल स्क्वायर हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/7 ए का होल स्क्वायर। अब माइनस 4b स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर, सिंपल। अब देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए मान लो इसको और इसको मान लो बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि 3/7 ए प्लस 2b इंटू में ए माइनस बी यानी कि 3/7 ए माइनस 2b हो गया। उसके बाद परिधि, सरकमफेरेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, तो व्रत को घेरने वाली जो रेखा परिधि होती है वही कहलाती है परिधि, है ना। व्रत को घेरने वाली जो रेखा होती है भाई, चारों तरफ एक केंद्र के जो घेर के बैठी है वही परिधि होती है, सरकमफेरेंस होता है। उसके बाद त्रिज्या क्या होती है, वही त्रिज्या हमें पता होता है लेकिन डेफिनेशन नहीं दे पाते, तो इसकी डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वही केंद्र से हम जानते हैं लेकिन हम बता नहीं पाते, ये केंद्र हो गया बीच में। अब केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और एक व्रत में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, तभी तथा सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। ठीक है,
अब उसके बाद है केंद्र से किसे कहते हैं, तो वृत्त के अंदर केंद्र वह बिंदु होता है जहां से किसी वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद है व्यास किसे कहते हैं, डायमीटर। एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ परिधि से मिलती है, व्यास कहलाती है। भाई एक वृत्त लिया और इसमें केंद्र लिया, तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त से होकर केंद्र से होकर गुजर रही है, ये केंद्र से होकर, ये केंद्र से होकर, तो ये केंद्र से होकर जो गुजर रही है और दोनों परिधि पर दोनों तरफ मिल रही है, ये मिल रही है यहाँ पे, है ना, ऐसे मिल रही है, तो ये क्या कहलाती है, वृत्त, वो कहलाती है व्यास, ठीक है, डायमीटर। एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींची जा सकती है तथा खींचे गए सभी व्यास की लंबाई समान होगी भाई, है ना। उसके बाद होता है जीवा। जीवा किसे कहते हैं, जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है। जीवा क्या है, परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, जीवा कहलाती है। भाई केंद्र से होकर नहीं गुजरती लेकिन दोनों तरफ परिधि से, ये हो गई जीवा, ये हो गई जीवा, ये हो गई जीवा, ये हो गई जीवा, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है लेकिन परिधि पर दोनों तरफ मिल रही है, तो जीवा हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13x - 30 + x² = 0 को गुणन हल कीजिए। अब गुणनखंड का आपको रूल याद रखना है कि x² वाली जो टर्म है वो पहले आना चाहिए, फिर x वाला आना चाहिए। तो क्या करना है भाई, x² को पहले लिख लेंगे, सबसे पहले x² को लिख लेंगे, x² + 13x - 30 = 0, इस तरीके से लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है, 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि अब 30 के आगे माइनस लग रहा है, तो 30 के आगे जब माइनस लग रहा है तो उन दोनों का मल्टीपल माइनस में आना चाहिए 30, और उन दोनों को चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो, कुछ भी करो, आपका क्या आना चाहिए, आपका 13 आना चाहिए। तो देखो हमें दो चीज़ मिली, 15 दूनी 30, अगर प्लस का 15 लें और 2 माइनस का ले तो प्लस का 13 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद में, मतलब 15 - 2 13 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है, 30x² आ जाएगा, क्योंकि 30 का मल्टीप्लाई x² से करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। उसके बाद में 15x - 2x - 30, ठीक है, दोनों में से एलसीएम क्या आ जाएगा x, तो x + 15 बचेगा, -2 कॉमन आएगा तो x + 15 बचेगा, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x + 15 और x - 2। अब इसको हल करने की बोला था तो x बराबर क्या हो जाएगा, -15 और x बराबर +2, ये हो गया उत्तर आपका, ठीक है। उसके बाद है 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। देखो बहुत ही ईजी है, 4x² + 5x + 1 की, तो देखो किसका मल्टीप्लाई, 4 एकम मतलब 4 एकम 4, 4x² चाहिए हमें मल्टीप्लाई में, और 5x आना चाहिए, तो 4 एकम 4, ठीक है, और 4 और 1 5, तो हम क्या करेंगे, 4x² 5x को तोड़ लेंगे 4x + x में और +1, दोनों में से 4 कॉमन आ गया 4x, तो 4x जब कॉमन आ गया तो x + 1 बचा, और इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, 1 कॉमन आ गया तो x + 1 बचा, तो गुणनखंड हो जाएंगे x + 1 और 4x + 1, ठीक है। इसके बाद है tan 45 - cot 30 + 2 cos 30 - sin 90। देखो कुछ नहीं रखना, वैल्यू रखनी है बस, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखनी है। तो देखो tan 45 होता है 1, माइनस cot 30 होता है √3, 2 इंटू में cos 30 होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में √3/2, और sin 90 होता है 1, तो देखो 1 से 1 कैंसिल सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा आपका, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 0 बचा, आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है sin 75 + sin 15 का मान कितना होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए भाई। इसके लिए आपको sin c, आपको कौन सा फॉर्मूला याद होनी चाहिए, sin a + sin b का, sin a + sin b का यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, 2 sin a + b/2 इंटू में cos a - b/2, ये होता है इसका, ठीक है, ये होता है। तो क्या हो जाएगा 2 sin a + b यानी कि 75 + 15/2 इंटू कॉस a - b यानी कि 75 - 15/2, तो 75 + 15 कितना होता है 90, 90/2 45, sin 45, 75 - 15 कितना होता है 60, 60/2 30, तो cos 30, ठीक है। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 कट जाएगा और √3/√2 बचेगा। अब परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण देखो इसने लिख दिया, बस कराया नहीं है, तो देखो हम कराते हैं, √3/√2 परिमेयकरण में क्या होता है, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे वाली संख्या है, तो क्या होगा देखो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, 3 नीचे, और नीचे √2 का √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो √6/2 आ जाएगा, इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे √ की वैल्यू नहीं रखते हम, ठीक है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप सभी बोर ना हो, तो इतने क्वेश्चंस को ही इस वीडियो में करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें हम राजन सीरीज़ के और क्वेश्चंस कराएंगे, और राजन सीरीज़ धीरे धीरे करके पूरी कंप्लीट कराएंगे आपको। पवन सीरीज़ की भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं और थोड़ी सी पवन सीरीज़ बची है। साइंस के एसएसटी के सबके क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। कृपया करके जरूर देखिए चैनल पे, और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, सो गुड बाय गाइज।